हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। मेरा नाम है संचित ग्रोवर और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर फॉर सीए इंटर टैक्सेशन सब्जेक्ट। ये मॉक टेस्ट नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए आए हैं अक्टूबर मंथ के अंदर। दो अलग अलग मॉक टेस्ट आए हैं, न्यू कोर्स का अलग आया, ओल्ड कोर्स का अलग आया। तो इसके अंदर हम न्यू कोर्स की डिस्कशन करेंगे और वीडियो काफी लंबी ना बने क्योंकि पूरा आपको विद ऑप्शनल क्वेश्चंस मुझे कराना है, तो मैं इनकम टैक्स और जीएसटी पोर्शन जो हमारा है उसे अलग अलग डिस्कस करूंगा। ये पहली वीडियो है इसके अंदर, तो इसके अंदर मैं जीएसटी की डिस्कशन करूंगा। इसके बाद एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम इनकम टैक्स वाले पोर्शन की डिस्कशन करेंगे, राइट। अच्छा, अगर आप अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। रीजन, क्योंकि उसके अंदर हम 5 डे जीएसटी चैलेंज के बाद मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। लगभग 6 मॉक टेस्ट अभी ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। उसके अंदर 7वां मॉक टेस्ट मैंने स्टूडेंट्स को ये दिया था करने के लिए, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इसके बाद एमसीक्यू की एक सीरीज हम स्टार्ट करेंगे टेलीग्राम चैनल में, जहां पे मैं डेली एमसीक्यू डालूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लेना। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा तो सीए इंटर नॉलेज पोर्टल, आपको ये सर्च करना है, सीए इंटर नॉलेज पोर्टल, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। एक चीज और मैं बता दूं, जीएसटी का पूरा मैराथन अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। अभी तक आपने नहीं देखा, अप्रोक्सीमेटली 20 से 21 आवर्स का मैराथन है जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देगा आपको जीएसटी रिवाइज करने के लिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ रहा हूं, ऊपर आई बटन में भी छोड़ रहा हूं। अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज देख सकते हैं आप, राइट। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपको पता होगा कि यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन, एमसीक्यू के अंदर कोई ऑप्शन नहीं आता, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मैंडेटरी होता है, जबकि बाकी जो 3 क्वेश्चन बना रखे होते हैं उसमें से हमें कोई भी 2 करने होते हैं, तो ओवरऑल चॉइस मिलती है। यहां पर हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जीएसटी में हमेशा बोलता हूं, जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, वो हमेशा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आप थ्योरी को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि हम कई बार टिपिकली डेफिनेशंस वगैरह से याद नहीं करते, हमारा ध्यान प्रोविजंस की तरफ होता है, तो आप वो आखिरी वाले क्वेश्चन को मेरे हिसाब से अपने ऑप्शन में निकालिए अगर आपको बाकी एग्जाम आता है। हां, अगर आपके बाकी पेपर में कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको अनश्योर है, उस केस में आप अपना आखिरी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जिसमें जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। हमेशा आपको मिलेगा आखिरी क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही, राइट। अच्छा, और एक चीज मैंने आपको बताई, पार्ट ए के अंदर डिस्क्रिप्टिव में जो पहला क्वेश्चन है वो मैंडेटरी होता है, और टिपिकली वो क्वेश्चन हमेशा आपको कौन से चैप्टर में से मिलता है, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर से ही मिलेगा। तो आईटीसी वाला चैप्टर तो हमारे लिए अनडाउटेडली सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं इस मॉक टेस्ट की। इस मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो घिसे पिटे बार बार पूछता है आईसीआई, फिर से रिपीट किए हैं डिस्क्रिप्टिव में। मगर मुझे अच्छा क्या लगा, मुझे एमसीक्यू क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे लगे। खासकर ये जो पहला क्वेश्चन है, जो हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अभी हम करेंगे, तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप इस मॉक टेस्ट को सिर्फ जल्दी से ऊपर से रन थ्रू करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन में कुछ आपको दम नहीं लगेगा, वही रिपीटेटिव पहले भी ऐसे पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन इसके जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, मेसर शेंकी कंसल्टेंट्स, अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड इन दिल्ली। एक एक वर्ड को अंडरलाइन करते चलना है क्योंकि हर वर्ड की इंपॉर्टेंस हमारे लिए। रेंडर्स द फॉलोइंग सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर। रेंडर्स मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, पहले आउटवर्ड सप्लाईज की। सबसे पहले हमने क्या दी, सिक्योरिटी सर्विस दी 2 करोड़ रुपए की। किसको, बिजनेस एंटिटीज को दी। देखो अभी हमें नहीं पता क्वेश्चन आगे क्या पूछे होंगे, बट अपने दिमाग में सब कुछ चलाते जाओ। सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में हमें क्या पता है, रिवर्स चार्ज की एंट्री होती है। रिवर्स चार्ज कब लगता है सिक्योरिटी सर्विसेज में, अगर सप्लायर सप्लायर जो पर्सन है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, और उस केस में रेसिडेंट कौन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। और रजिस्टर्ड में भी ऐसा रजिस्टर्ड बंदा नहीं होना चाहिए जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है या जिसने टीडीएस की वजह से रजिस्ट्रेशन लिया है। रेसिडेंट शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन फॉर दीज 2 रीजंस। उस केस में रिवर्स चार्ज लग जाता है, यानी कि रेसिडेंट, जो रजिस्टर्ड रेसिडेंट है वो टैक्स पे करता है। अब जरा कंडीशन चेक करें। शेंकी कंसल्टेंट क्या है, पार्टनरशिप फर्म, क्या बॉडी कॉर्पोरेट है, नहीं, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सिक्योरिटी सर्विसेज किसको दे रही है, कॉम्पोजिशन रजिस्टर्ड डीलर को, कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या ये रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी कॉम्पोजिशन स्कीम में है, या क्या ये टीडीएस की वजह से रजिस्टर्ड है। जब तक क्वेश्चन हमें नहीं बताएगा, हमें ऑफ कोर्स एज्यूम करेंगे ये कॉम्पोजिशन डीलर्स नहीं है। कभी भी जब तक क्वेश्चन कुछ स्पेशल बताएगा नहीं, तो अपने हिसाब से हम एज्यूम नहीं कर लेंगे। तो इस केस के अंदर क्या रिवर्स चार्ज लग जाना चाहिए, नहीं लग जाना चाहिए, बिल्कुल लग जाना चाहिए, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और अब हमारा जो क्वेश्चन में बंदा है कंसल्टेंट, ही इज अ सप्लायर ऑफ
सिक्योरिटी सर्विस जिस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स किसको पे करना है, बिजनेस एंटिटीज को पे करना है। ये चीज हमारे दिमाग में सेट हो गई। क्वेश्चन अभी हमें नहीं पता क्या पूछने वाला है, हमें पढ़ के ये चीजें दिमाग में आने लग जानी चाहिए। दैट इज हाउ यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। मैन पावर सर्विसेज अकाउंटेंट की, ठीक है जी, 5 लाख। मैन पावर सप्लाई सर्विस के ऊपर कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, ना कोई एग्जामिशन है, ना कोई रिवर्स चार्ज है, तो यहां तो सीधी सी बात है, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्सेबल होगा, बात खत्म। जब हमें कुछ बताया ही नहीं गया रिवर्स चार्ज में या कुछ, तो ऑब्वियसली उस केस में क्या लगता है, हमारा फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है। ऑडिटिंग सर्विस के अंदर भी कुछ स्पेशल नहीं है, कोई रिवर्स चार्ज, कोई एग्जामिशन, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा। तो ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई की अभी तक हमें डिस्क्रिप्शन पता लगी। नेक्स्ट चीज, Shanky Consultants has also paid sponsorship fees of 70,000 at a seminar organized by a प्राइवेट एनजीओ इन दिल्ली। मैं हमेशा स्पॉन्सरशिप में बोलता हूं कि स्पॉन्सरशिप ना, सबसे पहले 1 मिनट रुक के सोचा करो सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है, बिफोर प्रोसीडिंग टू द फैक्ट दैट रिवर्स चार्ज लगेगा नहीं, पहले सोचो कौन सप्लायर है कौन रेसिपिएंट है। शैंकी कंसल्टेंट ने स्पॉन्सरशिप सर्विस पे करी है, यानी शैंकी कंसल्टेंट सप्लायर नहीं है, कौन है, रेसिपिएंट है। तो यहां पर एनजीओ सप्लायर है, उसने सर्विस किसको दी है, हमारे शैंकी कंसल्टेंट को। अब स्पॉन्सरशिप सर्विस में अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पॉन्सरशिप सर्विस होती है, उस केस के अंदर तो क्या हो जाती है, एग्जामिशन मिल जाती है। यहां पर कहीं पर नहीं बताया ये स्पॉन्सरशिप स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और वैसे भी स्पोर्ट्स की स्पॉन्सरशिप तो हम स्पोर्ट्स एसोसिएशन वगैरह देंगे ना, एनजीओ थोड़ा देगी, तो एग्जामिशन में तो हम फोन नहीं कर रहे हैं। अगली चीज क्या है हमारी, यहां पर रिवर्स चार्ज लगेगा नहीं, तो प्रोविजन याद करो, स्पॉन्सरशिप रिवर्स चार्ज में तब आती है अगर प्रोवाइडर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर सॉरी प्रोवाइडर कोई भी हो, अगर रेसिपेंट हमारा बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म हो, रेसिपेंट हमारा प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट हो, उस केस में रिवर्स चार्ज लगता है। यहां पे रेसिपेंट कौन है, हमारा शैंकी कंसल्टेंट, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, तो इस केस में क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। राइट, ध्यान देना, ये वाला जो सिक्योरिटी सर्विस का रिवर्स चार्ज है, उसमें शैंकी कंसल्टेंट सप्लायर है, ही सप्लाइंग अ रिवर्स चार्ज सर्विस, जबकि इस वाले केस में स्पॉन्सरशिप सर्विस में शैंकी कंसल्टेंट रेसिपिएंट ऑफ रिवर्स चार्ज सर्विस है। ध्यान देना इस चीज को, यहां पर हम रेसिपिएंट हैं, जबकि पहले पॉइंट के अंदर हम रिवर्स चार्ज वाली सर्विस के सप्लायर हैं। इसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है जी। शैंकी कंसल्टेंट पेज रेंट अमाउंटिंग टू 6 लाख टू अ बिल्डिंग ओन्ड बाय एमसीडी। एमसीडी बोले तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, यानी कि लोकल अथॉरिटी। अब गवर्नमेंट सर्विसेज के केस में भी एग्जाम्पशन और रिवर्स चार्ज आती है, जल्दी से याद करो, प्रोविजन चार्ट याद करो अपने सामने। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या प्रोविजन याद किया था हमने, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो तो एग्जेम्प्ट, अगर बिजनेस एंटिटी में अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो तो उस केस के अंदर फॉरवर्ड चार्ज, और अगर रजिस्टर्ड को दे रहे हो तो उस केस में रिवर्स चार्ज। तो गवर्नमेंट रेंटिंग सर्विस किसको दे रही है इस केस में, रजिस्टर्ड को, क्योंकि हमारा शैंकी कंसल्टेंट एक रजिस्टर्ड बंदा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में रिवर्स चार्ज लग जाएगा। और फिर से शैंकी कंसल्टेंट कौन है, रेसिपिएंट ऑफ रिवर्स चार्ज सर्विस। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। एज्यूम द ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18%। बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको पहले बोला था रेट हमारे सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन हमें बताएगा। 18% ऑन ऑल ऑफ देम आर इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट मतलब अब 9% सीजीएसटी, 9% आईजीएस, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी मानना। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो जी, क्वेश्चन को देखने से पहले हमने जो भी ऊपर केस स्टडी है उसके बारे में दिमाग दौड़ा लिया है। इस तरह से आपको दिमाग दौड़ाना है एग्जाम में, ठीक है जी। अगर आप ऊपर क्वेश्चन पढ़े बिना सीधा यहां पे चले जाओगे नीचे एमसीक्यू में पूछा क्या है, तो ये जो छोटी छोटी बारीक चीजें आपके ध्यान से रह जाएंगी। अभी तक खुले दिमाग से हमने पूरे क्वेश्चन को पढ़ा, हमें पता भी नहीं था एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा। अब पढ़ते हैं, व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया। इसका कारण ये है, उसने क्या किया, हमसे एग्जेम्पशन और रिवर्स चार्ज की पूरी नॉलेज लगवा दी, मगर पूछा हमसे पता क्या, एग्रीगेट टर्नओवर। और एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन अगर याद करो, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन बड़ी सिंपल कहती है, अगर आपकी फॉरवर्ड चार्ज की सप्लाईज हैं, उसमें इंट्रास्टेट हो, इंटरस्टेट हो, एक्सपोर्ट हो, एग्जेम्प्ट हो या टैक्सेबल हो, सब कवर होती है। मगर रिवर्स चार्ज की सप्लाईज अगर हैं, तो रिवर्स चार्ज की सप्लाईज सप्लायर के हाथ में ऐड होती हैं, रेसिपिएंट के हाथ में ऐड नहीं होती है। ये डेफिनेशन होती है। तो अब इस डेफिनेशन को पूरा करने के लिए आपको पहले ही पता होना चाहिए फॉरवर्ड चार्ज क्या है, रिवर्स चार्ज क्या है, कौन से रिवर्स चार्ज में मैं सप्लायर हूं, कौन से रिवर्स चार्ज में मैं रेसिपिएंट हूं।
तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया पार्ट था। यहां तक का पार्ट अगर वो डिस्क्रिप्टिव में पूछता ना, बिलीव मी वो 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन बना के पूछता। मगर उसने पूरी केस स्टडी बना के 2 नंबर में आपसे एग्रीगेट टर्नओवर निकलवा दी, और एग्रीगेट टर्नओवर निकलवाने के लिए उसने पूरा रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज भी यूज करा लिया। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, एमसीक्यू क्वेश्चन ना कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लिया करो, उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट चेक कर लेता है। अच्छा जी, अब एग्रीगेट टर्नओवर कितनी हुई, एक एक करके ऊपर से शुरू करते हैं। क्या ये सिक्योरिटी सर्विस 2 करोड़ की हमारी एग्रीगेट टर्नओवर में जुड़ेगी? अभी कुछ बच्चे रट्टा मार लेते हैं, रिवर्स चार्ज की सप्लाईज नहीं जुड़ती। रिवर्स चार्ज की सप्लाईज रेसिपिएंट के हाथ में नहीं जुड़ती। यहां पर हम रिवर्स चार्ज की सप्लाई के सप्लायर हैं, वी आर द प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी सर्विस। तो ये ऐड होगी, दिस 2000 करोड़, दिस 2 करोड़ रुपीज विल बी एडेड इन शेंकी कंसल्टेंट्स एटीओ। मैन पावर तो जुड़ेगी जुड़ेगी, ये तो जुड़ेगी जुड़ेगी, तो ये तीनों की तीनों चीजें ऐड होंगी। गलती करने के फुल ऑन चांस क्या है, बच्चे पहले पॉइंट को ऐड नहीं करेंगे, ये रट्टा मार के कि रिवर्स चार्ज ऐड नहीं होती, रिवर्स चार्ज सप्लायर में ऐड होती है। और उसका कारण मैंने अपनी क्लासेस में बता रखा है, क्यों उसको वो ऐड करवाते हैं सप्लायर की उसमें। अच्छा जी, रेसिपी यहां पर बात करें, पहला पॉइंट हम रेसिपिएंट है रिवर्स चार्ज सप्लाई के। ऑल्दो हमें टैक्स खुद पे करना है, मगर रिवर्स चार्ज सप्लाई के रेसिपिएंट की एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जुड़ता। शेंकी कंसल्टेंट अगेन पॉइंट नंबर 2 में रिवर्स चार्ज में टैक्स जरूर पे करना है, एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जुड़ेगा। तो इन तीनों को ऐड कर दें, 2 करोड़ 5 लाख और 1 करोड़, 3 करोड़ 5 लाख। कहां है आंसर हमारा? ये रहा। एक चीज के अंदर उसने अलग अलग कॉन्सेप्ट चेक करा लिए, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको हम देते हैं गुड। आगे बात, बच्चे सोच रहे होंगे सर आप गुड बोल लो, हमारा आंसर गलत हो गया। कोई नहीं, यही गलतियां करेंगे तभी एग्जाम में ठीक करके आएंगे। जीएसटी लायबिलिटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज बाय शेंकी कंसल्टेंट इज, अब देखो हमने सारी मेहनत कर ली है, अब एकदम मक्खन वे में आंसर निकलेंगे हमारे, क्योंकि सारी मेहनत हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वो कह रहा है रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी बता दो जिसमें शेंकी कंसल्टेंट ने पे करना है। तो शेंकी कंसल्टेंट ने कहां पे रिवर्स चार्ज पे करना है? क्लियरली दिख रहा है, इन 2 ट्रांसेक्शन के अंदर हमें रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। तो जल्दी से देखें, स्पॉन्सरशिप सर्विस 70,000 की और 6 लाख की रेंट, और क्वेश्चन ने मैं बोल दिया दोनों पे 18% एज्यूम करो, तो 6,70,000 का 99% करो जल्दी से, 670 का 9% बन के आता है 60,300। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय शेंकी। हमने पहले एनालाइज कर लिया कि सिक्योरिटी सर्विसेज में रिवर्स चार्ज लगेगा और शेंकी कंसल्टेंट इस रिवर्स चार्ज वाली सर्विस का सप्लायर है, ये हमें पहले पता है। अब जरा ऑप्शन पढ़े। Shanky consultant shall issue a GST compliant tax invoice. Shanky consultant shall issue a bill of supply. He shall issue a document in lieu of invoice. He should issue a receipt voucher when he receives payment. अब बेसिकली ये पार्ट उसने डॉक्यूमेंटेशन को छेड़ दिया आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए। अगर एक पर्सन है, एक सप्लायर है जिसके द्वारा दी गई सप्लाई आरसीएम में है, तो उस केस में सप्लायर को क्या इशू करना होता है? क्या बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है या टैक्स इनवॉइस? तो याद करो मैंने आपको बताया था, अगर रिवर्स चार्ज में B2B सप्लाई है तो सिचुएशन अलग होती है, अगर B2C सप्लाई है, सॉरी अगर B2B सप्लाई है तो सिचुएशन अलग होती है, अगर अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड वाली का सप्लाई है तो सिचुएशन अलग होती है। B2B में यानी कि B2B को R2R बोल लो, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड के केस में ऑल्दो टैक्स रेसिपिएंट ने पे करना होता है, मगर जो सप्लायर ऑफ आरसीएम सप्लाई होता है वो टैक्स इनवॉइस भी इशू करता है और उसे जीएसटीआर 1 में भी रिपोर्टिंग करता है। मगर जस्ट बिकॉज वो टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है या और जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट कर रहा है डज नॉट मीन टैक्स उसको पे करना है। वो इनफैक्ट अपने इनवॉइस पे क्लियरली लिखता है टैक्स इज पेबल बाय द रेसिपिएंट, और जीएसटीआर 1 में भी ऑप्शन होता है क्लियरली डिपिक्ट करने का कि टैक्स सप्लायर को पे नहीं करना, रेसिपिएंट को पे करना है। अगर अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड होता तो वहां कहानी अलग हो जाती, वहां पे सेल्फ इनवॉइसिंग हो जाती, सप्लायर को कुछ भी ना करना पड़ता, वो अपनी कोई भी कच्चा सा इनवॉइस जिसे कमर्शियल इनवॉइस बोलते हैं वो काट देता, रेसिपिएंट सेल्फ इनवॉइस इशू करता, और ऑब्वियसली वो सेल्फ इनवॉइस उसके जीएसटीआर 2A में नहीं आ रहा होता। हमारा सिचुएशन ये वाली नहीं है, हमारी सिचुएशन R2R वाली है, क्योंकि शेंकी कंसल्टेंट रजिस्टर्ड बंदा है। तो इस केस में शेंकी कंसल्टेंट को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ऑल्दो उस टैक्स इनवॉइस के ऊपर वो क्लियरली लिख देगा, सारे पर्टिकुलर्स लिखेगा, मगर ये चीज लिख देगा कि रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल, सो ही हैज टू इशू अ जीएसटी कंप्लायंट टैक्स इनवॉइस। अगेन आई वुड से वेरी गुड क्वेश्चन, जहां पर उसने डॉक्यूमेंटेशन की हमारी नॉलेज को चेक कर लिया। लेट्स प्रोसीड फर्दर। यहां तक थे केस स्टडी के क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, हमें 6 मार्क्स मिल जाएंगे यहां तक।
ठीक है जी। आकाश लिमिटेड, अ पर्सन रजिस्टर्ड इन पंजाब, हैज परचेज्ड अ एसी फॉर इनवॉइस वैल्यू ऑफ 32,000 विच इंक्लूड्स जीएसटी ऑफ 18,000, विच इंक्लूड्स जीएसटी ऑफ 18%। यानी आप चाहो तो बैक कैलकुलेशन कर सकते हो, 32,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, इसी 32 के अंदर वैल्यू भी जुड़ी है, जीएसटी भी जुड़ा है। खरीदा गया एसी, ठीक है। आकाश लिमिटेड हैज कैपिटलाइज्ड एयर कंडीशनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर फुल वैल्यू ऑफ 32,000 एंड taking the benefit of depreciation on the same. Keeping in view the above situation, the ITC is required to be ITC which Akash Limited is required to take in his book of accounts will be। अब जल्दी से प्रोविजन याद करो। सेक्शन 16, सेक्शन 16 क्या कहता है? कैपिटल गुड्स के केस में अगर आप अपना इनपुट टैक्स वाला पोर्शन कैपिटलाइज कर देते हो और इनकम टैक्स पर्पस के लिए उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हो तो उसका आईटीसी नहीं मिलता। एंड द रिवर्स इज ट्रू, अगर आपने आईटीसी ले लिया तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 32 रेड विद 43 वो बोलता है कि आपको इनपुट टैक्स वाले पोर्शन को एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जोड़ना। तो वो वाला केस नहीं है। यहां पर हमने क्या किया है, उसको डेप्रिसिएशन में क्लेम कर लिया है, क्योंकि 32,000 के अंदर, ध्यान देना, 32,000 के अंदर इनपुट टैक्स भी जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने कैपिटलाइज 32,000 को किया है तो इनपुट टैक्स भी कैपिटलाइज हो गया और उस पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। अकॉर्डिंगली सेक्शन 16 के हिसाब से आईटीसी नहीं मिलेगा, आंसर विल बी निल। ठीक है जी। बच्चे क्या करेंगे, 32,000 की कैलकुलेशन बैक कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे, वो नहीं करनी, क्योंकि हमारा यहां पे सेक्शन 16 की रेस्ट्रिक्शन लग रही है। आगे बात करते हैं। विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स जिनकी कंसाइनमेंट वैल्यू 1,05,000 है फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई। अब मैं कह रहा हूं ऑप्शन को भूल जाओ, इतनी नॉलेज हमारी होनी चाहिए कि इसका आंसर हमें वैसे ही पता होना चाहिए। जब जब सप्लाई नहीं होती बट मूवमेंट हो रही है तब तब कभी भी इनवॉइस नहीं आएगा। इनवॉइस का मैंने सिंपल सा फंडा बताया था, इनवॉइस तभी आएगी जब सप्लाई है, और सप्लाई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं, टैक्सेबल सप्लाई के केस में, क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई में तो बिल ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो जाता है। तो इनवॉइस तो कभी नहीं आएगा। उस केस में क्या आता है, डिलीवरी चलान आता है। बट अगर आप ऑप्शंस में देखोगे डिलीवरी चलान का तो ऑप्शन ही नहीं है, डिलीवरी चलान ऑप्शन ही नहीं है। नो डाउट डिलीवरी चलान इशू होता है, बट उसने पूछा ही नहीं डिलीवरी चलान। सर इसके अलावा और क्या होता है? दूसरी चीज, गुड्स की मूवमेंट में आता है ई वे बिल, और ई वे बिल का प्रोविजन मैंने चार्ट में बड़ा सिंपल से समझाया था, फ्लो चार्ट अगर एक बार चेक करो अपना। ई वे बिल में डिफॉल्ट रूल है, कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है और गुड्स मूव कर रहे हैं, चाहे वो मूवमेंट सप्लाई है या वो सप्लाई नहीं है, एज लॉन्ग एज गुड्स हुज कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000 दे आर मूविंग, उस केस में हमें ई वे बिल इशू करना पड़ता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर 50 की जगह ज्यादा की लिमिट है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे 50 की लिमिट ना हो, वहां पर भी मैंडेटरी होता है। और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो आपको याद होगा 138 सब रूल 11 के अंदर नोटिफाइड है, जहां पर ई वे बिल आता ही नहीं है। अब वो सारी ट्रांजैक्शन की बात ही नहीं करी हुई यहां पर, तो हमें सिंपल सी चीज क्या देखनी है, कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो यहां पर ई वे बिल आएगा ही आएगा। द करेक्ट आंसर अगर हमें खुद देना होता ना तो हम बोलते हैं यहां पर डिलीवरी चलान प्लस ई वे बिल आएगा, मगर क्योंकि एमसीक्यू ने ऑलरेडी हमें ऑप्शन दे रखे हैं, अब डिलीवरी चलान नहीं लिखा तो मैं ये थोड़ा बोलूंगा कि लिखो, डिलीवरी चलान भी आएगा, मगर आउट ऑफ द ऑप्शंस व्हिच आर गिवन टू अस हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या लग रहा है, वे बिल लग रहा है, क्योंकि वे बिल भी आएगा इस केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी? ओके, टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जल्दी से अपना एग्रीकल्चर वाला डायग्राम याद करो। एग्रीकल्चर के अंदर मैंने बीच में फार्मर बनाया था, राइट साइड में कुछ चीजें एग्जाम थी, लेफ्ट साइड के अंदर इनपुट में भी कुछ एग्जाम थी। राइट साइड में क्या थी? पहली चीज, एनी प्रोसेस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और वहां पे कुछ एग्जांपल भी दे रखे थे जैसे कि हार्वेस्टिंग, टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो एग्जेम्प्ट होती हैं। तो ये पहला केस हमारा क्या हो गया, एग्जेम्प्ट। Testing is an operation directly related to the production of agricultural produce, hence exempt. Supply of farm labor, लेफ्ट साइड के अंदर इनपुट सर्विस के अंदर फार्म लेबर हमारी जो हम लेते हैं वो एग्जेम्प्ट होती है, तो सप्लाई ऑफ फार्म लेबर इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। बहुत बढ़िया बात। वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वेयर हाउसिंग बड़ा डिस्प्यूटेड होता है क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग तो एग्जेम्प्ट होती है, साथ में राइस की वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट होती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की होती है, और इस बार अमेंडमेंट करके ना जाने कितनी और चीजों को जोड़ दिया था, कॉफी को जोड़ दिया था, शुगर केन को जोड़ दिया था, इन सारी चीजों को भी जोड़ दिया था। तो यहां तो हमसे बड़ा सिंपल पूछा गया है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो वैसी उसकी तो वेयर हाउसिंग भी एग्जेम्प्ट है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी एग्जेम्प्ट है, उसकी तो हैंडलिंग यानी कि लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग सब एग्जेम्प्ट है, तो देयर इज नो डाउट यहां पे एग्जेम्पशन है। मजा तब आता वो वेयर हाउसिंग किसी प्रोडक्ट की पूछ लेता जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, फिर हमारी नॉलेज यूज होती कि वो जो इतनी बड़ी लिस्ट है वो हमारे दिमाग में क्लिक हो रही है या नहीं हो रही। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, ऑल 3 आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स।
सो एमसीक्यू वाज गुड, वर गुड। मेरे हिसाब से एमसीक्यू मुझे जो बढ़िया लगा, ये 2, 3, 4 तो फिर भी ठीक थे, जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू लगा ना वो मुझे बढ़िया लगा। चलिए आगे, ऐसे एमसीक्यू अब हमें हिंट मिल गया। आगे अगला क्वेश्चन बैंक का जो अगला एडिशन बनाऊंगा उसमें ऐसे कुछ और एमसीक्यू डालूंगा मैं, या अभी आपकी टेलीग्राम की जो एमसीक्यू सीरीज है ना उसके अंदर खुद अपने ऐसे कुछ एमसीक्यू बना के जरूर डालूंगा मैं। एक आइडिया चाहिए होता है मैं इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, उसके बाद हमारे अंदर इतना तो हमें जीएसटी आता है कि हम अपने एमसीक्यू बना लें। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आपने जिन बच्चों ने क्वेश्चन बैंक नहीं किया अभी तक, क्वेश्चन बैंक जरूर कर लेना, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू मैंने बना के डाले हैं खुद अपने, जिसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका। तो बच्चे मेरे को पता है काफी सारे क्वेश्चन बैंक को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, प्लीज क्वेश्चन बैंक को जरूर कर लीजिएगा। आगे बात बात करते हैं। हाँ जी हाँ जी, चलिए 28 मार्क्स का दे रखा है, बट एज आई सेड यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंडेटरी होता है, बाकी सारा करने की जरूरत नहीं होता। हमें यहाँ पर कितने मार्क्स का करना है, 12 मार्क्स, सॉरी 12 मार्क्स के मारे हैं, 28 मार्क्स का पेपर करना है, बट आप ऐड करके देखोगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, क्लियरली दे रखा है। क्वेश्चन 1 कंपल्सरी है और बाकी 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। Mr. Harihar, a supplier of goods, pays GST under regular scheme. He has made the following outward supplies in the tax period. पहले उसने आउटवर्ड सप्लाई का डेटा दे दिया, इंट्रा स्टेट सप्लाई 10 लाख की है, तो इसके ऊपर जो भी रेट दे रखा है, रेट कहां दे रखा है, रेट कहां दे रखा है, लास्ट में दे रखा है, तो 99% आप अप्लाई कर दो। इसके अंदर 9% अप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा जी, 90,000। 90,000 का सीजीएसटी आ जाएगा, 90,000 का एसजीएसटी आ जाएगा। इंटर स्टेट सप्लाई तो 8 लाख का 18% कर दो, कितनी आ गई, 1,44,000। तो पहले तो आपको क्या करनी है, एक स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आपको मैं यहां आंसर में दिखा देता हूं उन्होंने कैसे करा है। ये रहा स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, कुछ नहीं, इनको बस लिख के 90,000 90,000 और 1,44,000 आपने टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डाल दी। कोई बच्चा भी कर लेगा, कोई नॉलेज नहीं पूछ रही, कुछ नहीं उन्होंने डाला यहां पर। उसको अगर वो कंफ्यूज करना चाहता तो कोई सप्लाई आपको टैक्सेबल बोल देता, कोई आपको रिवर्स चार्ज वाली बोल देता, कोई आपको एग्जामिट वाली बोल देता, मगर इस तरह के क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं मुझे जहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होती। चुपचाप उसने क्या करा, सिर्फ 9% और 18% मल्टीप्लाई करना है। आगे बात करते हैं। ही हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया इसलिए कह रहा हूं, बहुत ही सिंपल सवाल। अगर क्वेश्चन को कंफ्यूजन क्रिएट करनी होती, मॉक टेस्ट नंबर 6 कल वाला मॉक टेस्ट अगर आप देखो, उसके अंदर क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, क्योंकि वहां पर आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई में भी दिमाग लगाना पड़ रहा था। इसके बाद मॉक टेस्ट नंबर 4 था या कुछ 4 था शायद, आईटीसी वाले चैप्टर का, उसके अंदर भी जो मैंने क्वेश्चन डाल के दिया था वहां पर भी दिमाग लगाना पड़ रहा था, मगर यहां पर कोई दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया है कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पे आईटीसी मिलेगा। यानी आपको सिर्फ करना क्या है, 3 लाख को 9 से मल्टीप्लाई करना है और 9% से 27 हजार रुपए आपका आ जाएगा आईटीसी। दिमाग वहां लगाना पड़ता है जहां पर वो 17/5 की एप्लीकेबिलिटी आपसे चेक करवा देता। फिर इंटरेस्ट रेट 2.5 लाख को 18% से मल्टीप्लाई कर दो, 45,000 आ गया। और ओपनिंग आईटीसी भी दे रखा है, यानी आईटीसी की अवेलेबल आईटीसी की कैलकुलेशन भी महा इजी। अभी तक के सवाल में कोई दम नहीं है, अभी तक के सवाल को कोई बच्चा भी कर सकता है। ऐसा बच्चा जो सीए स्टूडेंट भी नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई करना सिखा दो, वो स्टेटमेंट बना देगा। यहां से कहानी शुरू होती है। कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेबल फॉर द टैक्स पीरियड। मिनिमम जीएसटी पेबल मतलब अब जब यूटिलाइजेशन करोगे वहां पर आपको मोस्ट एफिशिएंट तरीका देना है। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ भी करके दे दो, एक तरफ आप कैश में पे कर रहे हो और दूसरी तरफ आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। आपको एफिशिएंट तरीका देना है, मगर डरने की बात नहीं, हमने जैसे सीखा है हम तो एफिशिएंट तरीका ही सीखते हैं। आपको फ्लो चार्ट में जो मेथड मैंने दे रखा है वहां पे स्टेप वाइज बता रखा है एफिशिएंट तरीका हमें कैसे देखना होता है। तो लेट्स सी एक बार, हमारे पास आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है, आईजीएसटी की 144, इनकी 90-90, यहां पर आईटीसी कितना है 185 आईजीएसटी का, बाकी 84 और 87। पहला स्टेप हमें क्या करना होता है, पहला स्टेप हमेशा याद रखना है, पहले स्टेप में आईजीएसटी की लायबिलिटी को आईजीएसटी से सेट ऑफ करना है। तो हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1,44,000, दिस इज स्टेप नंबर 1। ये स्टेटमेंट वैसी नहीं बनी जैसे मैं टिपिकली आपको सिखाता हूं स्टेप वाइज। मेरा सजेशन यही है, आपका जैसे दिमाग चलता है ना, बिल्कुल वैसी स्टेटमेंट ही बनाओ, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 ऐसे कर करके, राइट। ऐसी प्रेजेंटेशन आपको टेलीग्राम पे मैंने जो सोल्यूशन दे रखे हैं, मैंने पहले उसके अंदर प्रेजेंटेशन वैसी दी है जैसे मैंने सिखाई है। तो मैं 1,44,000 इसमें से एडजस्ट कर दूंगा। अब 185 में से 144 यूज हो गया, तो बेसिकली मेरे पास 41,000 का एक्स्ट्रा आईजीएसटी क्रेडिट रह गया। एक्स्ट्रा बोले तो अनयूटिलाइज्ड आईजीएसटी क्रेडिट रह गया। अब याद करो स्टेप नंबर 2, लॉ क्लियरली बोलता है अगर आपका अनयूटिलाइज्ड आईजीएसटी क्रेडिट बच गया है
तो आप अपना सीजीएसटी या एसजीएसटी क्रेडिट तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक इस अनयूटिलाइज्ड आईजीएसटी क्रेडिट को पूरी तरह से एग्जॉस्ट ना कर दो। तो इनको अभी टच नहीं करना, इनको भूल जाओ 84,000 और 87,000 को। पहले हमें इस 41,000 को खत्म करना है। और इसको कहां खत्म कर सकते हैं? इसको हम सीजीएसटी के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं, एसजीएसटी के अगेंस्ट भी। और यहीं आती है सबसे बड़ी समस्या कि हमें मोस्ट एफिशिएंट तरीका ढूंढने के लिए यह सोचना पड़ता है कि 41,000 में से कितना पोर्शन सीजीएसटी से यूज करें, कितना पोर्शन एसजीएसटी से यूज करें। देखो, लीगली स्पीकिंग आप पूरा 41,000 सीजीएसटी से यूज कर दो, सही है। पूरा 41 एसजीएसटी से यूज कर दो, लीगली सही है, मगर वो एफिशिएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आप सारा का सारा 41,000 सीजीएसटी से यूज कर दो ना, उधर से आप ध्यान से देखो, आपकी एसजीएसटी लायबिलिटी 90,000 की है, जबकि एसजीएसटी का क्रेडिट सिर्फ 87,000 है। एसजीएसटी का क्रेडिट सिर्फ 87,000 है, तो 3,000 की एसजीएसटी आपको पे करनी पड़ेगी। इसलिए इट इज अ वेरी रॉन्ग स्टेप अगर हम सारा का सारा सीजीएसटी से यूज कर दें, क्योंकि हमें 3,000 का आउटपुट टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड हमारा 84,000 में से काफी मेजर पोर्शन ऑफ सीजीएसटी क्रेडिट बच जाएगा। बात समझ में आ रही है? हम सारा का सारा सीजीएसटी से क्यों नहीं यूज कर सकते? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर सारा एसजीएसटी से सोच के देखो, वहां भी गलत हो जाएगा। अगर हम सारा एसजीएसटी से यूज कर देना तो हमारी यहां पर लायबिलिटी 90 है, क्रेडिट 84 है, हमें 6,000 रुपीज सीजीएसटी में पे करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड हमारा एसजीएसटी क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यह भी गलत है कि सारा का सारा एसजीएसटी को दे दो, यह भी गलत है कि सारा का सारा सीजीएसटी को दे दे। तो करें क्या? वहां पे मैंने आपको बड़ा सिंपल तरीका बता रखा है। स्टेप 2 में कितना सीजीएसटी को देना है और कितना एसजीएसटी को देना है, इसको देखने के लिए आप स्टेप नंबर 3 को चेक करो। स्टेप नंबर 3 और 4 में कितना क्रेडिट वेट कर रहा है? 87 और 84। यानी कि स्टेप नंबर 3 और 4 में मुझे पता है कि 6,000 रुपए अगर मैं सारा सीजीएसटी से यूज कर लूं तो भी 6,000 का शॉर्टफॉल है, सारा एसजीएसटी यूज कर लूं तो भी 3,000 का शॉर्टफॉल है। तो ऐसा करते हैं, 3,000 रुपए का आईजीएसटी क्रेडिट इसको यूज करवा देते हैं, ताकि जब अगले स्टेप में 87,000 एसजीएसटी यूज हो तो लायबिलिटी नहीं ला जाए। और 41 में से बाकी जो है वो 38,000 इसको दे देते हैं, ताकि अब सीजीएसटी हमारा 52 यूज हो और बाकी क्या हो जाए? कैरी फॉरवर्ड हो जाए। ध्यान दो, आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, आप उल्टा भी कर सकते हो। हमेशा एक आंसर नहीं होता, इसके अनगिनत आंसर होते हैं। सर कोई और आंसर बताओ। और कोई आंसर करना है तो आप उल्टा कर सकते हो। आप 6,000 रुपए का आईजीएसटी क्रेडिट क्या करो? सीजीएसटी से यूज कर लो। 6,000 क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे स्टेप 3 में पता है कि अगर मैं स्टेप 3 में पूरा का पूरा 84 भी यूज कर लूंगा तो भी 6,000 बचेगा। तो आईजीएसटी 6,000 यूज कर लो और बाकी का 41 में से 6 गए, 35,000 आप एसजीएसटी से यूज कर लो। उसमें क्या होगा? अब जब सीजीएसटी से करोगे 84 पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। यहां पे लायबिलिटी आ जाएगी नील हमारी, और यहां पर हमारा 35,000 यूज हो गया। 90,000 में से अगर आप माइनस कर दोगे 35,000, तो अब आपका 55,000 रुपए का एसजीएसटी क्रेडिट यूज करे होगा, और कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा एसजीएसटी का क्रेडिट? 32,000 रुपए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे बुक यहां दे रखा है वैसे कर सकते हो, नहीं तो ऐसे कर सकते हो। दोनों ही एफिशिएंट तरीके हैं, और इसके अलावा अनगिनत एफिशिएंट तरीके और हो सकते हैं। जैसे कि आपको सर 6 और 35 ही क्यों करूं, मैं 10 और यहां पर 31 कर दूं तो चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। अगर आप 15 और बाकी का बैलेंस यहां कर दो तो भी चल जाएगा। यानी कि एफिशिएंट तरीके बहुत सारे हैं, मगर इनएफिशिएंट तरीका तब हो जाएगा अगर आप सारा सीजीएसटी को दे दो या सारा एसजीएसटी को दे दो। दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो मेरे हिसाब से 8 नंबर के हिसाब से कुछ दम नहीं था इस क्वेश्चन में। मजा तब आता है जब वो आउटपुट टैक्स में कोई कंफ्यूजन दे दे या इनपुट टैक्स में कोई कंफ्यूजन दे दे। अगर बिना कंफ्यूजन के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए तो उसको माता का प्रसाद समझ के ले लेना। अच्छा जी, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड, देख के कौन सा क्वेश्चन लग रहा है? वैल्यूएशन का। और वैल्यूएशन के क्वेश्चन वही घिसे पिटे हैं। मैंने क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको कम लगभग 5 तरह के क्वेश्चन दे रखे होंगे, 4 या 5 तरह के। अगर आखिरी दिन एग्जाम वाले दिन आप सिर्फ उनको रिवाइज कर जाओ ना, 6 नंबर फ्री के हैं। इनके पास वैल्यूएशन के अंदर पूछने के लिए सवाल ही नहीं बचा, वही 2 या 3 तरह के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन बैंक में और कुछ नहीं, आईटीसी का चैप्टर और वैल्यूएशन का चैप्टर, इनके क्वेश्चन जरूर कर जाना। इनके अंदर से आपका कहीं ना कहीं 15 नंबर का पेपर, 14 नंबर का पेपर ही निकल जाएगा। 8 और 6, 14 नंबर का पेपर तो यहीं से आ गया। और ये क्वेश्चन ना आप चेक करोगे, मई 19, नवंबर 19,
या इनके मॉक टेस्ट चेक कर लो, May 20, हर बार यही तरह के क्वेश्चन रिपीटेड है, इन्हीं तरह के क्वेश्चन पूछ पूछ के इंस्टीट्यूट अपना काम चला रहा है। आगे बात करते हैं प्राइस ऑफ द गुड्स। अब यहां पर ना एक चीज ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग जब ये बोलता है ना, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 के अंदर जो चीजें हैं वो एक्सक्लूडिंग है। एक्सक्लूडिंग का मतलब ये समझा करो तो कि इनका इंपैक्ट अभी नहीं लिया। एक्सक्लूडिंग में ना कंफ्यूजन तब आ जाती है, बच्चे जब डिस्काउंट वाली चीज होती है तो सोचते हैं डिस्काउंट ऑलरेडी डिडक्टेड है। हमेशा एक्सक्लूडिंग का मतलब इंस्टीट्यूट ये बोलना चाहता है कि जो नीचे दी गई चीजें हैं उनका इंपैक्ट ऑलरेडी इसमें नहीं लिया गया, तो आपने जिस चीज को ऐड करना है उसे ऐड कर देना, जिस चीज को लेस करना है उसको लेस कर देना। इस चीज को आप ध्यान में रखना। तो 1 लाख अब हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालनी है सेक्शन 15(2) और 15(3) को देखकर। सबसे पहले दे रखा है म्युनिसिपल टैक्स, यहां पे क्या लगेगा, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, any tax other than GST and compensation cess which is reflected on the invoice has to be added to the transaction value। ये लाइन मैंने इसलिए बोली क्योंकि वर्किंग नोट के अंदर ये लाइन आपको लिखनी है, तभी जाके 2000 ऐड करना है। आगे इंस्पेक्शन चार्जेस, यहां लग जाएगा 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, एनी एक्सपेंसेस इंकर्ड, any expenses incurred by the supplier and thereafter which are recovered separately from the recipient have to be added if those expenses are incurred before or after the supply, oh sorry, before या at the time of supply। secondly these expenses should be related to the supply and third they should be recovered separately from the रेसिपिएंट। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमें वो एक्सपेंसेस जो अलग से चार्ज किए गए हैं, स्प्लिट अप प्राइसिंग सिस्टम कर रखा है, उन्हें ऐड करना होता है। और यहां पे मैं हमेशा आपको याद कराता हूं, 3 खर्चे तो याद रख लेने हैं, सीपीआई, कमीशन, पैकिंग, आई मतलब इंस्टॉलेशन या फिर इंस्पेक्शन। तो यहां पर वही इंस्पेक्शन चार्जेस हैं, इनको भी क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 15(2)(c) का रेफरेंस जरूर दे देना वर्किंग नोट में। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट, सब्सिडी आया तो क्या हो जाएगा 15(2)(d), डी आएगा, ई आएगा, मेरे हिसाब से ई है, यस 15(2)(a)(d)। वैसे क्लॉज ना भी याद हो, मैं अभी भूल जाता हूँ डी कौन सा है, ई कौन सा है, आप 15(2) लिख दो, बहुत है। हाँ जी, सब्सिडी रिसीव्ड क्या है, सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से रिसीव हुई होती है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर ऐड नहीं करनी होती। अदर देन गवर्नमेंट से अगर रिसीव हुई होती है तो उस केस में हमें चेक करना होता है कि वो हमारे प्राइस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है या नहीं। डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है तो हमें ऐड करनी होती है, नहीं तो हमें ऐड नहीं करनी होती। यहां पर क्लियरली दे रखा है सब्सिडी इज डायरेक्टली इंपैक्टिंग द प्राइस एंड सेकेंडली इट इज रिसीव्ड फ्रॉम अ ट्रस्ट, यानी कि नॉन गवर्नमेंट। ऐड कर देंगे इसको प्रोविजन लिख के। लेट फीस फॉर डिलेड, अब लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट 15(2)(d), इसके अंदर क्या होता है, अगर हमें लेट कंसिडरेशन पे करी है और उसका कोई इंटरेस्ट या लेट फीस है तो वो हमारे सप्लाई की वैल्यू में जुड़ती है। बट आगे जरूर पढ़ लो, यहां पे क्या लिखा है, लेट फीस पे करनी होती है, हाउएवर दीज चार्जेस आर अल्टीमेटली वेव्ड बाय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा मतलब हमारा सप्लायर, एंड द अमाउंट वाज रिफंडेड। सिंपल भाषा में लेट फीस पे तो करनी थी मगर सप्लायर ने क्या कहा, नहीं चाहिए तेरे से लेट फीस, बेशक तूने पेमेंट लेट करी है, नहीं चाहिए। अगर लेट फीस या लेट इंटरेस्ट वेव हो जाता है उस केस में वो ऐड नहीं होता है, तो यहां पर ऐड हमें नहीं करना है। एक लौता इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको हाईलाइट करा दिया था रिवीजन लेक्चर के अंदर भी, अगर लेट फीस वेव ऑफ हो जाए तो उसे ऐड नहीं करना। वेमेंट चार्जेस, वेमेंट चार्जेस अगेन दिस कम्स अंडर 15(2)(b, सॉरी नहीं 15(2)(c) नहीं लगेगा, यहां पे बी लगेगा। क्यों, ये चार्जेस श्री बलराम लिमिटेड ने, श्री बलराम लिमिटेड कौन है, हमारा रेसिपिएंट, रेसिपिएंट ने राधे प्राइवेट लिमिटेड को पे कर दिया था ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। तो यहां पर सप्लायर का एक खर्चा उसने किसी को पे करना था, थर्ड पर्सन को, क्या नाम है थर्ड पर्सन को, राधे प्राइवेट लिमिटेड को, उसको सप्लायर ने ना पे करके रेसिपिएंट ने डायरेक्टली पे कर दिया। तो इस केस के अंदर क्या लग जाएगा, 15(2)(b, यहां लगा है 15(2)(c), यहां पे लगा 15(2)(b, इसे भी ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। सर थिंग इज, आपको ऐड करने के नंबर नहीं मिल रहे, आपको रीजन लिखने के नंबर मिलेंगे, तो करेक्ट रीजन जरूर हमें लिखना है, राइट। आगे बात करते हैं। मॉडर्न सिक्योरिटी कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ टेस्टिंग, ओके, इन वन केस इट टेस्टेड अ बैच ऑफ डिवाइसेस ऑन 4th and 5th but could not raise the invoice till 19th because of some dispute and the condition of the devices। ठीक है जी, हमने 4th और 5th दो डेट्स को टेस्टिंग की सर्विस दी, इसका इनवॉइस हमने 19th ऑफ नवंबर, जब भी क्वेश्चन समझना है क्या बनाना है, टाइमलाइन, ठीक है जी। फिर इसकी पेमेंट कब आई, दिसंबर के अंदर, दिसंबर में इसकी पेमेंट आई, ओके। मेरे को तो लग रहा है टाइम ऑफ सप्लाई पूछेगा हमसे, और क्या पूछ सकता है, यस।
टाइम ऑफ सप्लाई। मुझे क्वेश्चन देख के पता लग जाता है क्या पूछ रहा है। 4 नंबर मिल रहे हैं सिर्फ इस चीज के, बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा जी, सर्विस के केस में क्या होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस तो है नहीं यहाँ पर। कंटिन्यूअस सप्लाई क्यों नहीं है, आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3 महीने से ज्यादा हो सकता है ये वो। कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस में 2 कंडीशन होती हैं। पहली चीज 3 कंडीशन होती है, पहली तो 3 मंथ से ज्यादा होनी चाहिए, दूसरी चीज पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। क्या यहां पर पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन है, कहीं नहीं लिखा, एक ही बार पेमेंट होएगी। तो यहां पर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विस है। नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विस है तो इनवॉइस कितने दिन में इशू होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए था 30 डेज में इशू। बैंक वगैरह के केस में 45 डेज होता है, यहां तो बैंक वगैरह है नहीं, तो 30 डेज होना चाहिए। हमने सर्विस कंप्लीट कर दी थी 5 सितंबर को, मेरे बर्थडे वाले दिन। हाँ जी, तो 4 और 5 सितंबर को हमने खत्म करी थी, तो 30 दिन से ज्यादा ले लिए, यानी यहां पर सेक्शन नंबर 31 की टाइम लिमिट फॉलो नहीं हुई। और जब सेक्शन 31 की टाइम लिमिट फॉलो नहीं होती तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई इज कंप्लीशन ऑफ सर्विस या फिर पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर 30 दिन में हो जाती तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होती, 30 दिन में नहीं हुई तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट को काट देते हैं क्योंकि पेमेंट तो बहुत लेट आई है, तो हमारा अर्लियर क्या है, कंप्लीशन ऑफ सर्विस। मगर यहां पर उसने एक और नॉलेज चेक कर लिया आपकी, कंप्लीशन किस दिन माननी है, 4 सितंबर को या 5 सितंबर को, क्योंकि सर्विस तो दोनों दिन दी गई है। तो याद रखना, कंप्लीशन ऑफ सर्विस के बारे में मैंने एक नोट दे रखा है, कंप्लीशन ऑफ सर्विस इज सेट टू अकर व्हेन ऑल द एलिमेंट्स एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर डन। मैंने यहां पर टेस्टिंग सर्विस 4 को भी दी, 5 को दी, मगर सारे एलिमेंट्स उसके किस दिन खत्म करे, 5 तारीख को। तो मेरी सर्विस किस दिन कंप्लीट मानी जाएगी, 5 सितंबर को। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ गया, 5 सितंबर। ठीक है जी। मगर मैं अब, मेरे को कंप्लेन क्या आईसीआई से, मेरे को आईसीआई से कंप्लेन ये है कि इसका जो आंसर दे रखा है, देखना ये क्या है, 4 नंबर का आंसर इतना सा दे रखा है। मैं सही बता रहा हूं, इस तरह का अगर आंसर आप लिख के आओगे ना, आईसीआई का जो एग्जामिनर है वो आपको 4 में से 3 या 2 नंबर देगा। 4 नंबर का आंसर ऐसे लिखते हैं, मुझे समझ नहीं आता। आईसीआई एक्सपेक्ट तो हमसे बहुत अच्छे आंसर करता है, खुद जब आंसर देता है तो ऐसे 1 लाइनर 2 लाइनर दे देता है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन को ना थोड़ी इज्जत देनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्जामिनर 4 नंबर तभी देगा जब उसको प्रॉपर मिलेगा। तो यहां पर मेरे हिसाब से आपको पहले लिखने चाहिए प्रोविजंस ऑफ लॉ। प्रोविजंस ऑफ लॉ में लिख दो, यहां पर तो एक लाइन लिख दिया, इफ इट इज नॉट इशूड, आप वहां पे पूरा लिख दो। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज द टाइम ऑफ सप्लाई इज एज अंडर। पॉइंट नंबर 1, वेयर द इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम लिमिट, प्रोविजन लिख दो। वेयर इट इज नॉट इशूड विद इन टाइम लिमिट, फ्लो चार्ट बनाना तो फ्लो चार्ट बना दो, 2 पॉइंटर बनाने पॉइंटर बना दो। फिर अगली चीज लिखो, एज पर सेक्शन 31, in case of normal supply of services the invoice has to be issued within a period of 30 days from the date of completion of supply। ठीक है जी। फिर लिखो, the completion of service is said to occur when all the elements agreed in the contract of service are completed। ये मेरे हिसाब से प्रोविजन ऑफ सर्विस कंप्लीट होगा। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन, इन द गिवन केस, फिर आप समझा सकते हो कि पेमेंट बाद में हुई है, इनवॉइस 30 दिन में नहीं हुई है, फिर 5 सितंबर। दैट इज द करेक्ट वे टू आंसर अ 4 मार्क क्वेश्चन। ये जो सॉल्यूशन, ये आंसर दे रखा है ना, इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का होता ना, तब ऐसे आंसर देते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे सामने ऐसा अगर आंसर आएगा, मार्क्स नहीं दूंगा, और आईसीआई का एग्जामिनर भी नहीं देगा। तो ये सजेस्टेड आंसर में जो जिस तरह का आंसर दे रखा है, आई एम नॉट पर्सनली सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। लेट्स प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन वेदर द सप्लायर इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस और नॉट। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन वाले प्रोविजंस। तो पहले हमें यहाँ पे वो याद रखना है कि हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट कौन कौन सी एप्लीकेबल है। सेक्शन 22 की बात करें तो 2 तरह की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, एक होती है 20 लाख वाली, एक होती है 10 लाख वाली। 10 लाख वाली किस केस में अप्लाई होती है, 4 स्टेट्स में, MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 40 लाख की लिमिट, जो कि एट प्रेजेंट सेक्शन 23 की नोटिफिकेशन के थ्रू आती है। नोटिफिकेशन नंबर अपना नोटिफिकेशन 10/2019, उसमें जो 40 लाख की लिमिट है उसकी कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन ये है दैट यू शुड बी अ एक्सक्लूसिव डीलर ऑफ गुड्स, सो गुड्स वालों के केस में लगेगी। दूसरी चीज, वहां पर 10 स्टेट्स नोटिफाइड हैं जहां पर वो 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होती। उसको याद करने का सिंपल तरीका बताया था, 4 तो वही होगी एमएमएनटी वाली के अंदर तो एक्सक्लूसिव डीलर ऑफ गुड्स को भी 10 लाख में डाल दिया हमने, तो एमएमएनटी वालों पे नहीं लगेगी 40 लाख। साथ में 3 बाकी बची हुई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी कि मेघालय, आपका एमएमएनटी के अलावा मेघालय होगी, सिक्किम होगी और अरुणाचल प्रदेश होगी, इन तीनों के अंदर भी एप्लीकेबल नहीं है। असम, ध्यान देना, असम 40 लाख में कवर्ड है, असम नॉर्थ ईस्ट में मगर 40 लाख में कवर्ड है, उसको एक्सक्लूड नहीं किया। इसके अलावा 3 बेचारी स्टेट, यानी कि उत्तराखंड, तेलंगाना और पौंडीचेरी। तो हमारी ये टोटल 10 स्टेट है जिनमें 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। थर्ड कंडीशन,
कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं जिनके सप्लायर्स को हमने बाहर कर रखा है। कौन है नोटिफाइड गुड्स हमारी? अपना एक तो आ गया टोबैको वाला, हो गया पान मसाला, हो गया, और हमारा आइसक्रीम और एडिबल आइस, इसके अंदर हमने कवर कर लिया। ध्यान देना, जो एरेटेड ड्रिंक्स है वो कॉम्पोजिशन डीलर के अंदर नोटिफाइड था, वो इस नोटिफिकेशन में अभी तक नोटिफाई नहीं कर रखा था। तो 3 नोटिफाइड गुड्स हैं, इन 3 गुड्स के डीलर को भी हमें 40 लाख की लिमिट नहीं देनी। तो पहले तो हमारे दिमाग में प्रोविजन क्लियर हो गया। अब देखते हैं इन केसेस में क्या क्या करना है। हैप्पी लिमिटेड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट की रेलेवेंस क्या है? द मोमेंट ये इंट्रास्टेट हो जाता ना, तो सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हो जाती, वो यहां पर नहीं लग रही, इंट्रास्टेट है। सप्लाई ऑफ पान मसाला, एग्रीगेट टर्नओवर इज 24 लाख। अब हमें पहली बार सोचनी है, यहां पर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश एमएमएनटी में तो नहीं आता, तो 10 लाख को तो काटा ही मार दो। अब हमें यह डिसाइड करना है कि यहां पर 20 लाख लगेगी या 40 लाख लगेगी। देखो ये एक्सक्लूसिव डीलर ऑफ गुड्स तो है, मगर ये डील किस में कर रहा है? पान मसाला में। और पान मसाला हमारा वन ऑफ द 3 नोटिफाइड गुड्स हैं जिन पे 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो हम यहां पर पहले क्या करेंगे? देखो तीनों प्रोविजंस जो है ना वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर हैं, तो मेरे हिसाब से आपको अलग अलग बार बार प्रोविजन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तीनों पार्ट्स के लिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तीनों पार्ट्स के लिए पूरा प्रोविजन एक साथ लिख दो। एज पर सेक्शन 22 ये है, नोटिफिकेशन 10/2019 के हिसाब से 40 लाख की कंडीशन ये है, और ये हमारे नोटिफाइड गुड्स है। पूरा प्रोविजन मेंशन कर दो। फिर पॉइंट नंबर 1 में, इन द अबव केस सिंस ही इज डीलिंग इन अननोटिफाइड गुड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट इज 20 लाख रुपीज एंड हेंस रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। बात खत्म। और ये जो प्रोविजन बताए आपने पूरा एक्सप्लेन करे डिटेल में, ये पॉइंट नंबर 2 और 3 में भी यूज हो जाएंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ पहला पॉइंट पे 2 नंबर का होता, फिर मैं इतने प्रोविजन ना लिखता, फिर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देता। In case of a dealer dealing in pan masala goods, the applicable threshold limit as per section 22 read with notification 10/2019 is 20 लाख। 2 नंबर का हो तो इतना सा लिख देंगे, मगर 6 मार्क्स में एक ही बार प्रोविजन लिख के हमारे तीनों का काम आ रहा है, तो हम पूरा प्रोविजन लिखेंगे। फिर कौन सी लिमिटेड है ये? अक्की लिमिटेड। अक्की लिमिटेड ऑफ आसाम, आसाम अगेन उन नोटिफाइड स्टेट्स में नहीं आती। इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। सर्विसेज के केस में नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 नहीं लगती, वहां पर बात ही क्या आती है? सीधा 20 लाख की। और अगर एमएमएनटी नहीं है, 10 लाख के बारे में भी नहीं सोचना। सो एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट इन दिस केस इज 20 लाख, वेयर एज द एटीओ गिवन हियर इज 25 लाख, तो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। आपने प्रोविजन पहले समझा दिया, सिर्फ आपको 2 लाइन में इसका आंसर लिख देना है, राइट। आरओ लिमिटेड ऑफ आसाम, अगेन आसाम है, इज एंगेज इन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान देना, 40 लाख की लिमिट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्सक्लूसिव डीलर ऑफ गुड्स। और इसके अंदर आप अमेंडमेंट करके सेक्शन 10 टू अमेंडमेंट करके सेक्शन 22 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन डाली गई है कि अगर आप इंटरेस्ट और डिस्काउंट की सर्विस दे रहे हो तो भी आपको एक्सक्लूसिव डीलर ऑफ गुड्स माना जाएगा। वो यहां पर अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि सर्विसेज के अंदर हमें उन्होंने बताया नहीं कि इंटरेस्ट की सर्विस है, तो अपने आप मन मर्जी में पूछने एज्यूम मत करने लग जाना, वी आर एज्यूमिंग इट इज इंटरेस्ट सर्विस अनलेस एंड अनटिल इट इज क्लियरली गिवन। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सर्विसेज और गुड्स में दोनों में डील कर रहा है, एप्लीकेबल लिमिट इज 20 लाख, यहां पर हमारा 30 लाख है, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Angira Limited is a supplier of taxable goods in Karnataka. It got registered under GST in the month of September and wishes to pay its IGST liability. एक बंदे ने रजिस्ट्रेशन लिया है, टैक्स पे करना है। Since it is making GST payment for the first time, it is of the view that it needs to mandatory have the online banking facility to make the GST. Offline payment is not permitted. You are required to apprise Angira Limited regarding the various modes of deposit. पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर से रिलेटेड है, पेमेंट कैसे कैसे की जा सकती है। ऑनलाइन मीडियम होते हैं, ऑफलाइन मीडियम होते हैं। ऑनलाइन के अंदर क्या आता है? इंटरनेट बैंकिंग आता है, डेबिट कार्ड आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया, आपका आरटीजीएस आ गया, एनईएफटी आ गया, यानी ऑनलाइन के सारे परमिसिबल मींस अलाउड हैं। जबकि ये क्या कह रहे हैं? ऑनलाइन लेनी पड़ेगी, ऑनलाइन बैंकिंग जरूरी नहीं है, एनईएफटी करा दो, आरटीजीएस करा दो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनसे करा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन भी अलाउड है, ऑफलाइन यानी चेक वगैरह के थ्रू या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या कैश के थ्रू ऑफलाइन भी अलाउड है, जिसे ओवर द काउंटर पेमेंट बोलते हैं। मगर ओवर द पेमेंट काउंटर पेमेंट इज ओनली एंड ओनली अप टू लिमिट ऑफ 10,000 रुपीज। तो ये प्रोविजन हमें यहाँ पे समझा देना है। अच्छा, 10,000 रुपीज की कुछ एक्सेप्शन भी होती हैं, वो यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 4 मार्क का क्वेश्चन है, आगे 2 चीजें और पूछ रहा है, तो वो एक्सेप्शन टू 10,000 लिमिट ऑन ओवर द काउंटर पेमेंट मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन ही 4 मार्क्स का होता तब मैं आपको बोलता ओवर द काउंटर की 10,000 की जो एक्सेप्शन है कि जब आपसे डिमांड किया जा रहा है सर्वे वगैरह के अंदर
वो सारे एक्सेप्शन भी आपको इस केस के अंदर लिखने हैं, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है लिखने की। आर मैनुअल चलान्स ऑल्सो अलाउड अंडर जीएसटी? बिल्कुल नहीं। इवन इन दोज केसेस जहां पर हम ओवर द काउंटर पेमेंट करते हैं, चलान हमेशा हमारा क्या होता है, ऑनलाइन होता है। चलान पोर्टल पे हम जनरेट करते हैं, उसके बाद हमें सीपीआईएन कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। उस सीपीआईएन वाले चलान नंबर को सीपीआईएन नंबर के बेसिस पर या तो हम ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या हम एनईएफटी, आरटीजीएस, या फिर ओवर द काउंटर। मगर चलान तो ऑलवेज ऑनलाइन। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द चलान? सिपिन होता है हमारा जो, दैट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज। बात सिंपल सी है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है मैं हमेशा आपको बताता हूं, ये हमारा जो क्वेश्चन है ना यार, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब मुझे थ्योरी बेस्ड पर्सनली क्वेश्चन पसंद नहीं, क्योंकि मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूं टैक्स को रट्टा नहीं मारना, टैक्स को हमें सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोराइज करना है। तो जब ऐसे ही 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, एक्सप्लेन द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, डेबिट क्रेडिट नोट के प्रोविजन समझा दो, आई डोंट पर्सनली लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि जब आप इनको लिखने बैठते हो ना, परफेक्ट लैंग्वेज नहीं बन पाती, जिसकी वजह से 5 में से कभी भी पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, टू दी एक्सटेंट पॉसिबल, अगर आपने सिलेबस की बढ़िया कवरेज करके गए हो, इस क्वेश्चन को ही आपने ऑप्शन में छोड़ना है। जैसे अभी तक हमने देखा, मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन ऐसा सच मुश्किल नहीं था। अगर आपने तैयारी कर रखी है, आप ये वाले क्वेश्चन करो, 3rd तक, 4th को छोड़ दो। बट अगर मजबूरी आ जाए कि भाई हम तो रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में याद ही नहीं आ रहा, हमें ये वाला क्वेश्चन याद ही नहीं आ रहा, फिर आपके लिए मजबूरी है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 करना पड़ेगा। रेसिपिएंट, अब रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ये डेफिनेशन में अपने फ्लो चार्ट्स में इंक्लूड नहीं करी थी मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा रेलेवेंट नहीं लगी थी, मगर ये मैंने अपने आईटीसी वाले चैप्टर में बुक में दे रखी है। रेसिपिएंट के बारे में बताया रखा है, द पर्सन हु इज लायबल टू मेक पेमेंट, सप्लायर ऑफ गुड्स के केस में या सप्लायर ऑफ सर्विस के केस में, जो पर्सन लायबल टू मेक पेमेंट होता है, ही इज कॉल्ड द रेसिपिएंट, नॉट द पर्सन एक्चुअली मेकिंग द पेमेंट। जहां पे कंसिडरेशन होती ही नहीं है सर्विस में, जो पर्सन एंजॉय कर रहा है सर्विस, उसे रेसिपिएंट बोलते हैं। गुड्स के केस में जहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व ही नहीं है, जैसे कि शेड्यूल 1 ट्रांजेक्शन होती है, वहां पे जिस पर्सन को गुड्स की डिलीवरी मिल रही है उसको रेसिपिएंट माना जाता है। साथ साथ रेसिपिएंट के डेफिनेशन में खास बात क्या थी जो हाईलाइट करी थी मैंने, रेसिपिएंट के अंदर एजेंट भी कवर होता है। सो द रेसिपिएंट आल्सो इंक्लूड्स एनी एजेंट हु इज रिसीविंग द सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, ही इज आल्सो कंसीडर्ड एज रेसिपिएंट। अगर आपने समझा हुआ है तो ये इसकी डेफिनेशन आप 4 पॉइंटर्स में बना लो। बाकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो सेक्शन 2 में लिखी है, वर्ड टू वर्ड रिप्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। सजेस्टेड आंसर के अंदर तो वो वही सेक्शन 2 वाली डेफिनेशन पूरी की पूरी आपको वर्ड टू वर्ड लिख देगा, बट आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल टू राइट डेफिनेशन लाइक दिस। आपको मेन पॉइंटर्स अगर याद हैं, इफ यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस इट, आई थिंक यू विल गेट मार्क्स। बट अगेन द प्रॉब्लम इज 5 में से 5 मार्क्स कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यार वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं याद करनी। आप मेरे से पूछोगे, मेरे को भी याद नहीं, बट हाँ उस डेफिनेशन में ब्रॉड पॉइंट्स क्या है वो हमें याद रखने होते हैं। लिस्ट आउट द सिचुएशंस इन विच डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट नोट आर इशूड, सेक्शन 34 के प्रोविजंस लिखने हैं। अगेन 4 सिचुएशन हमारी क्रेडिट कार्ड की होती हैं, 2 हमारी क्रेडिट कार्ड कह रहे हैं क्रेडिट नोट की होती हैं, 2 हमारी डेबिट नोट की होती है। वो प्रोविजंस आपको यहाँ पर लिखने हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीएसटी। ओवरऑल जो मैंने आपको बोला, मेरा इंप्रेशन, मॉक टेस्ट यार हमेशा ना आईसीआई एक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। मॉक टेस्ट ना हमेशा मुझे कंप्लेन ये रहती है यार कि कुछ नया पूछो ना यार। एमसीक्यू मैं मानता हूं तुमने नए पूछे, वो भी हमें पता नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन कभी किसी पुराने पेपर में पूछे हो। एमसीक्यू रिलीज तो करता नहीं क्वेश्चन पेपर में वो, तो हमें पता ही नहीं, क्या पता अपने पेपर वाले पुराने क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके दे दियो, हमें नए लग रहे हैं। बाकी जो बाकी पेपर है यार, वैल्यू में ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन सेम, आईटीसी वाला सिंपल सा, एग्जाम में तुम कॉम्प्लिकेटेड पूछ लोगे। अमेंडमेंट्स नहीं कवर करी, मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अमेंडमेंट कुछ कवर करते यार, मई अटेम्प्ट वाली अमेंडमेंट थी, नवंबर अटेम्प्ट वाली अमेंडमेंट थी, मॉक टेस्ट में ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिखा। सो अ बिट डिसअपॉइंटेड अबाउट द मॉक टेस्ट। कोई दिक्कत नहीं, अभी इसके बाद ओल्ड कोर्स वाला फिर से मॉक टेस्ट करेंगे। हाँ, और इसका भी इनकम टैक्स वाला पार्ट हम अलग से करेंगे, जब भी इनकम टैक्स वाला अपलोड करूंगा उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द अदर वीडियोस। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू।